हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज मैं आप सभी को हिंदी काव्य का जो बीए फर्स्ट ईयर का नोट्स है वो प्रोवाइड कराने वाला हूं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, अगर आप चाहेंगे कि मैं इस तरह की वीडियो और लेके आऊं, नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूं, कोई वीडियो लेक्चर वीडियो नहीं है जो मैं इसमें आपको पूरी डिटेल में तो नहीं समझाऊंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं लेक्चर वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको हिंदी काव्य के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। लेकिन ये नोट्स केवल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से क्यों ना हो। अगर आपके जो हिंदी काव्य का सब्जेक्ट है तो इसमें ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आज पहला दिन मैं इसको लेके आया हूँ क्योंकि मैं इस पर आपका रिस्पांस देखना चाहता हूँ कि किस तरह के आपके जो है रिस्पांस रहते हैं। उसके बाद मैं और इस पर वीडियो कंटिन्यू करूँगा नहीं करूँगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी मैं इसमें कुछ आगे सुधार कर पाऊँगा। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जा सकता है, लगभग हर बार जो है आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। भक्ति काल का जो है हिंदी साहित्य स्वर्ण युग माना जाता है। इस पे जो प्रश्न पूछा जाता है कुछ इस प्रकार जो प्रश्न पूछा जाता है, आप देखेंगे कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, प्रकाश डालिए या फिर वर्णन कीजिए। इस पे अगर आपको प्रश्न घुमा के उसको देना हो तो ये दे सकता है कि मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भक्ति काल का मूल्यांकन कीजिए, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो कुल मिलाकर जो इस तरीके, या हो सकता है इसमें कुछ और बदल के आपसे प्रश्न पूछ ले जाए, बस आपको इतना ध्यान रखता है कि भक्ति काल से जो रिलेटेड जब भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो इस आंसर को आप वहां पे चिपका सकते हैं, इससे आपको काफी अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका प्रश्न आप जो है उसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग का मतलब उस काल से है जिसमें रचित अपने पहले या बाद के काल में रचित साहित्य से उच्च कोटि का रहा हो। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि इस दृष्टि से विचार करने पर भक्तिकालीन काव्य को ही सबसे अच्छा माना जा सकता है, तक आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे क्या कि अतः अधिकतर विद्वान भक्ति काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानने के पक्ष में है। भक्ति काल एक ओर तो मानव के उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, तो दूसरी ओर अपनी उच्चता, मधुरता और काव्य सोष्ठ के कारण भी काव्य रसिकों के हृदय को अप्लावित करता है। हिंदी साहित्य है तो इसमें जो शब्द होंगे हिंदी के थोड़े कठिन जरूर हो सकते हैं। मैं वीडियो लेक्चर लेकर जब आऊँगा उसमें मैं आपको सभी कठिन जो शब्द हैं उनको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि उसकी आत्मा भक्ति है और शरीर कलंकारों जो से पूरी तरह सुसज्जित है, काव्य कलंकारों से, ठीक है, पूरी तरह सुसज्जित है, यहाँ पे काव्य होगा वो होगा, ठीक है, काव्य कलंकारों से पूरी तरह सुसज्जित है। अतः वह एक साथ ही मन और आत्मा के भूख को तृप्त करता हुआ हृदय को भावनामय कर देता है, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार ने जो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग स्वीकार करते हुए कहा है कि जिस युग में कबीर, तुलसी, जायसी जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यदि हिंदी साहित्य में से इन कवियों कृतित्व को निकाल दिया जाए तो जो कुछ शेष बचेगा वह ऐसा होगा जिस पर हम बिल्कुल भी गर्व नहीं कर सकेंगे। उसके बाद भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने के पक्ष में जो तर्क दिए जा सकते हैं वे सभी निम्नलिखित है। पहला जो तर्क है भक्ति काल को स्वर्ण युग माने जाने का यह है कि स्वांतः सुखाय काव्य, भक्तिकालीन कवियों ने स्वांतः सुखाय काव्य की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, आपको पता होगा। उसमें अपनी काव्य रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए घोषणा की कि स्वतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कबीर एवं सुर की काव्य रचनाएं भी स्वतः सुखाय से प्रेरित थी। काव्य रचना के लिए इन्हें न तो किसी दरबार का आश्रय लेना उचित लगा और न ही आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा करने में उन्हें रुचि दिखाई दी। उसके बाद दूसरा हम लिखेंगे पॉइंट कि लोकमंगल का साहित्य।
भक्तिकालीन कवियों की रचनाएं लोक मंगल का विधान करने वाली है। इन कवियों ने लोकहित को ध्यान में रखकर काव्य रचना की। तुलसी ने तो कविता का उद्देश्य ही लोकहित स्वीकार किया। कीर्ति बिनती भूति भल सोई, सुरसरी सम सबका हित होई। अर्थात वही कविता श्रेष्ठकार होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। कबीर का संपूर्ण काव्य लोकहितकारी है। समाज की कुरीतियों, पाखंड एवं अंधविश्वास को दूर करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। आचरण की सभ्यता एवं कर्म पवित्रता पर बल देने वाले कबीर ने अपने उपदेशों में लोक मंगल का विधान करने का पूरा प्रयास किया है। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता का समन्वय। भक्तिकालीन काव्य में आध्यात्मिकता एवं साहित्यिकता अपूर्व समन्वय दिखाई पड़ता है। तुलसी का रामचरितमानस हिंदू धर्म की व्याख्या करने वाला एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रत्येक हिंदू के पूजा घर में स्थान प्राप्त कर चुका है। यदि यही नहीं अपितु इस ग्रंथ के प्रति जनसाधारण की इतनी श्रद्धाएं हैं कि इसे विघ्न विनाशक मानकर इसके अखंड पाठ भी आयोजित किए जाते हैं। रामचरितमानस में भारतीय धर्म एवं संस्कृति की सुंदर व्याख्या की गई है तथा आध्यात्मिक विषयों को सरस बनाकर साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चौथा पॉइंट उसके बाद हम लिखेंगे क्या, समन्वयवादी प्रवृत्ति। चौथा पॉइंट है समन्वयवादी प्रवृत्ति। भक्तिकालीन कवियों के एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है समन्वयवाद। विशेष रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने काव्य में समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण लोकप्रिय हुए हैं। जो गोस्वामी तुलसीदास है विशेषकर वो अपने काव्य में समन्वयवादी प्रवृत्ति के कारण ही वे लोकप्रिय हुए हैं। वे सच्चे अर्थों में लोकनायक थे क्योंकि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। उनका रामचरितमानस आदि से लेकर अंत तक समन्वय की विराट चेष्टा है। इस प्रवृत्ति के द्वारा उन्होंने समाज में व्याप्त द्वंद्व को समाप्त करने में सराहनीय योगदान किया। सगुण और निर्गुण का समन्वय, ज्ञान और भक्ति का समन्वय, शैव और वैष्णव का समन्वय, राजा और प्रजा का समन्वय आदि उनके काव्य में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे पांचवा पॉइंट। काफ़ी स्पीड में मैं करा रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स है, ज़्यादा वीडियो अगर लंबा भी कर दूंगा समझाने में तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। समझाने के लिए मैं आपको वीडियो लेक्चर जरूर लेके आऊँगा आगे चलकर, ठीक है। और पांचवा प्रश्न देखेंगे भाषा सौंदर्य। भक्तिकालीन काव्य में भाषा के विविध रूप दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा में काव्य रचना करते हुए उसे सरस मधुर कोमल बनाते हुए व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। परिणामतः वह परवर्ती हिंदी साहित्य में रीतिकाल तक ही नहीं अपितु आधुनिक काल के प्रारंभिक चरण तक कविता पर एक छत्र अधिकार जमाए रही। सूरदास, नंददास, रसखान की भाषा अपनी कलात्मकता, सरसता एवं मधुरता के कारण रीतिकालीन कवियों की भाषा श्रेष्ठ है। उसके बाद हम लिखेंगे छठा और अंतिम पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति का उद्घोषक। भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप भक्तिकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। भक्तिकालीन के कवि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, आचार विचार, रीति नीति, धर्म दर्शन के व्याख्याता हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का कोश कहा जा सकता है। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति की यथेष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए भक्ति साहित्य का चिंतन करना पर्याप्त है। इन कवियों की भांति राधा कृष्ण की विलास लीलाओं का चित्रण मात्र नहीं किया अपितु भगवत भक्ति के माध्यम से भारतीय धर्म एवं संस्कृति को काव्य रूप में प्रस्तुत किया। तो ये हैंड रिटन नोट्स है और इसका तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ये भी बताएं। ये मैंने काफ़ी स्पीड में बनाया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आप लोगों की शिकायत रहती है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाती है और अगर आप चाहते हैं वीडियो लेक्चर लेके आऊँ तो बहुत जल्द ही इस पर वीडियो लेक्चर भी लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। इसमें तो केवल नोट्स प्रोवाइड किया है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख पाएँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।